Good evening, students. मैं नीलांजना गांगुली शुक्ला. आई एम गोइंग टू टेक योर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक पार्ट हम आपका लेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन विथ रेफरेंस टू चार डॉक्ट्रिन को हम फोकस करेंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ severability. Fine. So before starting the topic, we will just see the meaning of interpretation. Meaning of interpretation के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा. Interpretation का मतलब क्या होता है? Interpretation का मतलब होता है समझना. ऑफ का मतलब होता है का और स्टैट्यूट्स का मतलब होता है कानून. मतलब कानून को समझना या कानून की धाराओं को समझना. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कोई एक्ट है? नहीं, ये कोई एक्ट नहीं है. ये कुछ रूल्स हैं जिस रूल्स के तहत हम समझेंगे कि कैसे कानूनों को समझना चाहिए. अगर कुछ वर्ड टेक्स्ट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. और ये किससे जान सकते हैं? दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से. इसमें जो रूल्स दिए हैं उस रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कानून को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. और कानून को अगर हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे तो फिर हम कानून को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. फाइन. सो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स कैसे होगा? कौन से वर्ड्स हैं? जो टेक्स्ट वर्ड्स हैं वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स होना चाहिए. इंटरचेंजेबल वर्ड्स मतलब जैसे अगर आपका नाम राहुल है तो क्या राहुल के क्लास वाले खाली राहुल को राहुल के नाम से ही जानते हैं? नहीं, राहुल के दूसरे नाम भी होगा. कोई उसको प्यार से कुछ और निकनेम से कैसे बुला सकते हैं, उसके पेरेंट्स उसको कुछ और नाम से बुला सकते हैं. मतलब एक ही इंसान के 10 नाम हो सकते हैं और वो 10 नामों से वो जाना जा सकता है. तो अकॉर्डिंग जैसे पेरेंट्स जिस नाम से बुलाते हैं, पेरेंट्स अपने हिसाब से बुलाएंगे. कॉलेज में या स्कूल में अगर जो नाम है तो उस हिसाब से कॉलेज में या स्कूल में नाम बुलाएंगे. मतलब पर राहुल चेंज नहीं हो रहा है. राहुल एज इट इज है और उसका नाम का अलग अलग नामों से उसको बुलाया जा रहा है. मतलब ये इंटरचेंजेबल हो रहा है, टोटल चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज ओनली द इंटरप्रिटेशन मीनिंग. फाइन. अब कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं और कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं ये देख लेंगे. पहला तो है ये स्टैट्यूट इज एन एडिक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. Second है interpretation of statute is the exclusive privilege of constitutional court. Third, interpretative function of court is to discover the true legislative intent. Next, the obligation of court is to promote intention of legislation. And the last is principles of interpretations are not principles of law but are only a methodology for explaining the meaning of words used in the text. ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट के जो है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोर्ट जो है वो इंटेंशन, जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है किसी कानून को बनाने के पीछे, उसको हैम्पर नहीं करेगा. कोर्ट उसके इंटेंशन को प्रमोट करेगा कि किस ढंग से और क्यों वो लॉ बनाया गया है, उस पर फोकस करेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है ये एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज किसका है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का. तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ओनली कैन इंटरप्रेट एनी statute, not other courts. Fine. And नेक्स्ट एक बात कही गई है कि इसको लॉ के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करना है. इट इज ओनली द मेथोडोलॉजी. एक मेथोडोलॉजी है कि किस तरीके से एक्सप्लेन करें किसी भी लॉ की मीनिंग को जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है. So these are the observations of court and some case laws are there. So if you want to note down, so note down that case laws. It will be beneficial for you. पहला केस लॉ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वर्सेस प्राइस वाटर हाउस AIR 1998. सेकेंड केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2004 का केस है ये. नेक्स्ट इज नाथी देवी वर्सेस राधा देवी गुप्ता 2005 का केस है ये. एंड द लास्ट वन इज बी प्रेमानंद वर्सेस मोहन कोइकाल, दैट इज
the case of 2011. So we will go to the next slide, and this next slide is regarding constitutional interpretation. अगर हमको constitutional interpretation करना है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 3 चीजों का. फर्स्ट, जो इंटरप्रिटेशन का मैनर होगा वो ब्रॉड होना चाहिए और लिबरल होना चाहिए. ये एयर टाइट कंपार्टमेंट की तरह इसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता. देन इसका जुडिशियल अप्रोच कैसा होगा? जुडिशियल अप्रोच होना चाहिए डायनामिक, प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल. डायनामिक भी होना चाहिए, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि स्टैटिक, पेडांटिक एंड रिजिड. रिजिड तो एकदम ही नहीं होना चाहिए. मतलब अप्रोच जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को लेके कुछ केसेस में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है. पहला है री बेरुबेरी केस. री बेरुबेरी केस में बहुत बताया गया है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता, बिकॉज प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर स्टूडेंट्स, बेरुबेरी केस में बताया गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. उसी का फिर केशवानंद भारती केस में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. इसीलिए जब आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास जो पावर है अमेंडमेंट का, वो अमेंडमेंट करते समय उनको बेसिक एलिमेंट का ध्यान रखना है, और बेसिक एलिमेंट्स को वो अमेंड नहीं कर सकते हैं. और अमेंडमेंट करते समय प्रीएम्बल को भी ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट किया जाएगा, बिकॉज प्रीएम्बल में बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ नॉट वेरी रिजिड एज पहले के केस में, बेरुबेरी केस में उसने कहा प्रीएम्बल पार्ट नहीं है. केशवानंद भारती केस में कहा कि वो प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट, एक कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या कहा गया कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, बट फंडामेंटल राइट के वायलेशन को किए बगैर. अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. सो वेरी क्लियरली इट इज गिवन दैट एग्जाम्पल कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट रिजिड, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे री बेरुबेरी केस के समय इट वाज, सिचुएशन वाज दैट वेयर प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा गया, एंड केशवानंद भारती के समय उसको पार्ट कहा गया. तो इट इज वेरी practical based interpretation, right? Next, now we will come to our main focus point, that is principles of constitutional interpretation in reference to doctrine of pith and substance, colorable legislation, territorial nexus, and doctrine of severability. So first we will see the doctrine of pith and substance. Pith and substance का मतलब क्या होता है? pith का मतलब होता है true nature. किसी भी लॉ का ट्रू नेचर, एक्चुअल नेचर क्या है उसको समझना. एंड सब्सटेंस का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब उस लॉ का एसेंशियल पार्ट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. सो इट इज वेरी क्लियरली गिवन कि लीगल इफेक्ट्स रेफर्स टू हाउ द लॉ विल अफेक्ट राइट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल्सो हेल्पफुल इन इल्यूमिनेटिंग द कोर मीनिंग ऑफ द लॉ. पिथ एंड सब्सटेंस क्या करता है कि किसी भी लॉ का कोर मीनिंग क्या है उस लॉ का, उसको समझने में हेल्प करता है, और ये दिखाता है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं. अगर राइट्स एंड लायबिलिटीज लार्जर पार्ट ऑफ पीपल को इफेक्ट कर रहा है, हेल्पफुल है, देन किसी भी लॉ को वैलिड रखा जाएगा. अदरवाइज वो लॉ क्या होगा? इनवैलिड होगा. बिकॉज इट इज वेरी क्लियरली said that law dealing with the subject in one list is also touching on the subject in the other list, another list. अगर कोई लॉ एक लिस्ट के सब्जेक्ट को डील करते करते दूसरे लिस्ट के सब्जेक्ट को भी टच कर रहा है, तो एट दैट टाइम क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, बिकॉज पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप पावर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, आपके लिमिटेशंस के अगेंस्ट में नहीं जा सकते. फिर भी अगर आप इंक्रोच करते हैं दूसरे लिस्ट के सब्जेक्ट को और वो लार्जर पीपल को इंटरेस्ट में आता है, तो यू कैन से दैट पर्टिकुलर लॉ इज वैलिड, दैट कैन नॉट बी इनवैलिड.
डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज कोर मीनिंग या ट्रू नेचर ऑफ दैट लॉ इज गिविंग द interest or giving some effect or of effect to the larger people of the country. That's why. Otherwise क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा एयर टाइट कंपार्टमेंट हो जाएगा एंड ड्रास्टिकली जो पावर है लेजिस्लेशन का वो बहुत ज़्यादा सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ सेड कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि अगर पीपल के भले के लिए है लॉ तो उसको इनवैलिड घोषित ना किया जाए. सो इसके अंडर में हम कुछ केस लॉज देखेंगे, जैसे द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अदर्स वर्सेस FN बलसारा. सेकंड इज आतिका बेगम का केस है. थर्ड इज जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है. ये तीनों केसेस को देखते हुए ये समझ में आता है कि कोर्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर स्टेट कोई एक्ट बनाता है और वो चैलेंज किया जाता है उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर, तो फिर ध्यान देके देखा जाएगा, कोर्ट उसको एनालाइज करेगी और एग्जामाइन करेगी. और अगर उसको कोर्ट को मिलता है कि इंक्रोचमेंट तो हुआ है कि किसी भी यूनियन लिस्ट के मैटर पर, बट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को फोकस में मद्देनजर रखते हुए ये ध्यान दिया जाएगा कि वो एक्ट जो है वो इनवैलिड नहीं कहलाएगा, बिकॉज ज़्यादा लोग उससे इंटरेस्ट उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं. राइट, नाउ वी विल कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है. सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी स्ट्रिक्ट. सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स यूनियन का पावर एंड स्टेट का पावर. इसमें कहा गया है कि अगर आपको कुछ पावर्स दिए गए हैं और आपको लिमिटेड किया गया है कि आप इस पावर के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करेंगे, तो आप किसी भी हालत में नहीं करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है इसमें. द मैगजीम इज क्वांडो अ लिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिकम. मीन्स when anything is prohibited directly, it is also prohibited indirectly. मतलब अगर आप प्रोहिबिटेड है कुछ काम को डायरेक्टली करने के लिए, तो आप वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते. बिकॉज कोई अगर लेजिस्लेटिव पावर को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करके आपको कुछ एनिसिलरी पावर और इंसिडेंटल पावर दिया गया है और वो इफेक्टिव वन होता है, तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा. बट कॉमनली आप अपने पावर को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते, अपने पावर से हटके दूसरे के पावर को इंक्रोच नहीं कर सकते. So for that also some of the case laws are very important. That the state of Bihar versus Kameshwar Singh, second Mohanlal Tripathi versus district magistrate, and third is IN Saxena versus state of MP. यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि अगर स्टेट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है लेजिस्लेटिव पावर और कुछ लिमिटेशन सेट किए हैं फंडामेंटल राइट को मद्देनजर रखते हुए, तो उस लिमिटेशन को मानना बहुत ज़रूरी है और उस लिमिटेशन को आप ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते. डायरेक्टली अगर नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन सेज. नाउ वी विल कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. ये डॉक्ट्रिन जो है वो स्टेट एक्ट पर एप्लीकेबल होता है एंड it talks about the state is empowered to make must be for the purpose of the state. इसमें कहा जा रहा है कि अगर स्टेट कोई लॉ बना रहा है तो वो खाली अपने ही स्टेट के लिए लॉज बनाएंगे, दूसरे के स्टेट के लिए या दूसरे के स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए एक्ट नहीं बनाएंगे अगर कोई टेरिटोरियल नेक्सस दोनों स्टेट के बीच में नहीं है. मतलब
दो स्टेट के बीच में अगर कोई रिलेशन ऐसा नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो वो खाली अपने ही स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे, दूसरे के स्टेट के लिए नहीं बनाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उस लॉ का ऑपरेशन नहीं हो सकता, दूसरे स्टेट में ऑपरेट नहीं होगा वो लॉ। बट इफ अ लॉ इज मेड विच मे एक्सटेंड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट, अगर ऐसा कोई लॉ बनता है और वो लॉ दूसरे स्टेट के में भी एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब अपने स्टेट से आगे जाके दूसरे के स्टेट पर कहीं ना कहीं एनक्रोच कर रहा है, तो उस समय ये डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है इंटरप्रेट करेगी। फाइन, इसमें दो केस लॉज हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टेरिटोरियल नेक्सस को समझने के लिए सोंडूर गोपाल वर्सेस सोंडूर राजिनी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी का केस। इसमें कहा गया दो कंडीशंस इसमें बताया गया है कोर्ट के द्वारा कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होता है तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट, द कनेक्शन मस्ट बी रियल, मतलब दो स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो रियल होना चाहिए, रिलेशनशिप जो है रियल होना चाहिए, अवास्तविक नहीं होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी। द कनेक्शन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, मतलब एक्चुअल होना चाहिए दोनों स्टेट के बीच में कनेक्शन, कोई अवास्तविक रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, लायबिलिटी साउट टू बी इम्पोज्ड बाय दैट लॉ मस्ट बी पर्टिनेंट टू दैट कनेक्शन, और उन दोनों के बीच में जो लायबिलिटी इम्पोज हुआ है वो उस नेक्सस के कनेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। Because the law that has extraterritorial operation cannot directly be enforced in another state. अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं है तो वो किसी भी स्टेट में डायरेक्टली इम्पोज या एनफोर्स नहीं किया जा सकता। बट सच अ लॉ इज नॉट वैलिड। सी, अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस भी है, आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है, बट वो लॉ वो नेक्स्ट दूसरे स्टेट में एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ इनवैलिड है। बिकॉज ये सेव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 क्लॉज 2 में कि हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कर रहा है डायरेक्टली, बट इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है दूसरे स्टेट पे, इसके मतलब ये नहीं है कि लॉ भी इनवैलिड है, लॉ एज इट इज वैलिड रहेगा। इट इज सेड इन द केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन focusing on doctrine of territorial nexus. Now we will come to डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना। सेवरेबल मतलब सेपरेट कैसे किया जा सकता है, मतलब अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिस्टेंट नहीं है तो उस चीज को अस्तित्व में रहने का कोई औचित्य नहीं है। बिकॉज हमको मालूम है अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसे परमिट नहीं करता किसी लॉ को तो वो लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड लॉ हो जाएगा या वॉइड कहलाएगा। सो बट अगर कोई लॉ का पर्पस, ऑब्जेक्ट और प्रियम्बल इज कंसिस्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट है, बट उसका कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट है, वो कोई पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनकंसिस्टेंट है, तो उस पार्ट को हटा के जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिस्टेंट है उसको सेव कर लिया जाएगा। बट वी हैव टू फोकस इन वन थिंग कि अगर पूरा ऑब्जेक्ट या प्रियम्बल जो है वो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बट उसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिस्टेंट है, फिर भी वो एक्ट इनवैलिड होगा फ्रॉम इट्स इंटायरिटी, बिकॉज that will be void ab initio, because the preamble or object is very important, and that only shows the intention of the legislature. Fine, so it is very important कि आपका प्रियम्बल, ऑब्जेक्ट, टाइटल को कंसिडर करके ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करना है। So then next is some of the case laws that is very important, that is कि
की हो तो होलोहन वर्सेस जाकी लूसू, देन हरकचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वन इज RMG चामरबाउवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस स्टैट्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोविजंस इनैक्टेड इन द same section or different section. The substance of the matter is important, and that has to be ascertained on an examination of the act as a whole and the setting of the relevant provisions therein. क्या कह रहे हैं कि सबसे important क्या है? Substance. उस एक्ट का सब्सटेंस और मैटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो एग्जामाइन करके अगर देखा जाए कि दैट इज रिलेवेंट प्रोविजन, रेलिवेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, then the act will be valid, otherwise the act will be invalid. That's all for today, and I hope you people understood. Thank you so much for listening.